My name is Aparna Rajawat. I'm founder of a non-profit called Think That Mission. सबको पता है 16 टाइम नेशनल चैंपियन। We are having big event of 25,000 women. Trained maximum number of women at one spot in a self-defense and break Guinness World Record. This is an official Guinness World Record attempt, the largest self-defense lesson in the world. Learning today to stand together for each other. And until the time I have the last breath, I'm gonna fight this battle. कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें तो कारण निकल ही आते हैं। अगर आप उन रास्तों को देखेंगे तो बहानों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो पॉडकास्ट। आज हमारे साथ द अपर्णा राजावत जी साथ में हैं, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए काफी नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, जो मार्शल आर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारी औरतों के जीवन में बदलाव भी लाया। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की जिंदगानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्ते अपर्णा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया हूँ ज्योति जी, एंड थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस बात की आपको बधाई है कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाना, शायद ये आप भी पार्ट हो उस स्पिरिट के जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। तो धन्यवाद आपको, बहुत बहुत इसका। जी मैम, हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या मुश्किलें आपको देखने को मिली? देखिए, मैं आगरा, वैसे तो मैं राजस्थानी हूँ और काफ़ी जनरेशन्स पहले आगरा शिफ्ट हो गए थे, राजपूत फैमिली से हूँ। तो आप जानते हैं कि इस तरह की जो कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं उसमें लड़के लड़कियों की, बेटे बेटियों की लाइफ बहुत अलग होती है। और मेरे परिवार में भी ऐसा ही था कि बेटियों के लिए एक परंपराएं और सारी रीति रिवाज थे। मुझे हमेशा समझ नहीं आता था, ये अंतर मैं नहीं समझ पाती थी कि अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट बेटों को हो रहा है तो सारे काम तो बेटों को करने चाहिए। आप राजपूत परिवार से हूँ तो सारा जो प्रिविलेजेस हैं वो बेटों को मिलती थी। बेटे को इतनी प्रिविलेजेस फैमिली में नहीं मिलती। मुझे लगता है जो प्रिविलेजेस जिसको मिल रही है, मेहनत भी तो उसी को करनी चाहिए। मेहनत आप दूसरे से करा रहे हो। तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछती थी जब ये होता था बेटियां ये नहीं कर सकती। तो ऐसा क्यों होता मैम? क्योंकि राजपूती जो हमारा बैकग्राउंड है, राजपूत जो है वो एक क्षेत्राणी लोग निकलते थे वहां से हमारे। तो फिर ऐसा क्यों है कि लड़कियों को बीच में ऐसा रोक दिया जाता है या उनके लिए ऐसी रूढ़िवादी सोच को रखा जाता है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। छत्राणी वाली आपने जब बात करी, आप इतिहास देखेंगे तो छत्राणियों ने जब जरूरत पड़ी तो बाहर निकल के प्रूव किया है हमारे इतिहास में कि पुरुषों से कभी भी कम नहीं है। लेकिन छत्राणियों को वो शौर्य दिखाने का मौका कब मिला? जब उस वक्त पुरुष नहीं थे उस सिचुएशन में जो अपने राज्य को संभाल पाए। आप पद्मावती को ले लें, आप दुर्गावती को ले लें, आप कोई भी नाम लें जो छत्राणी है कि जौहर करने से नहीं पीछे हटी, बाहर निकल के तलवार चलाने से पीछे नहीं हटी रानी लक्ष्मीबाई 29 साल की उम्र में। तो जब भी मौका मिला है उन्होंने प्रूव किया है। लेकिन आज भी कहने मुझे बहुत अफसोस है कि जो परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, उनका बोझ बेटियों के कंधों पे क्यों है? बिल्कुल, ये अफसोस है और ये शायद पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है जिसको काफी समय तक हमें ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन हमें बताना जरूरी है कि जिंदगी और समय चेंज हो चुका है। आप आज भी 100 साल पुरानी रूढ़िवादिता अगर नारी पे थोपेंगे और उसको कमतर आंकेंगे समाज में तो वो बोलेगी। आपको क्या लगता है मैम कि अभी आजकल जो लेडीज लोग हैं, जो लड़कियां हैं, बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं बढ़ पा रही हैं? तो आपको क्या लगता है कि रेशियो क्या रहा होगा कि जो आगे बढ़ पा रही हैं, जो नहीं बढ़ पा रही हैं, तो हमारे जो परसेंटेज है वो किसकी ज्यादा है? आपका मतलब है आप यहाँ कंपेयर बढ़ने ना बढ़ने की कर रहे हैं? अच्छा, देखिए मुझे 7-8 साल काम करते हुए हो गए पिंक बेल्ट मिशन के लिए, और स्ट्रेंथ एम्पावरमेंट हम दोनों ही बात करते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात आज भी ये है कि नारी घर से तब निकलती है जब घर में कोई मुसीबत आती है। बिल्कुल, उससे पहले ये, हाँ मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ,
लेकिन मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो एक निचला तबका है हमारे समाज का, जो लोअर मिडिल क्लास है। हमारी एक जूते की हम ब्रांड चलाते हैं जिसमें महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं। तो सबसे ये तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं। आप जानते हैं 65% पॉपुलेशन हमारे जो भारत की है वो गांव में रहती है। जी जी। 35% शहरों में रहती है। तो ऑब्वियसली अगर यही रेशियो आप देखें तो गांव की औरतें बहुत ही कम बच्चियां हैं जो निकल पाती हैं, करियर बनाने की सोच पाती हैं। तो ये लाइफ में आगे बढ़ने की बात नहीं है, सिचुएशंस उनके साथ क्या है जिससे वो लाइफ में बढ़ पाए, वो चीज सिचुएशन बहुत ही कम परिवार में बच्चियों को मिल पाती है। और अगर अपन देखें शहर और गांव के हिसाब से तो आई थिंक गांव की लड़कियां हैं वो ज्यादा सफर करती हैं शहर की लड़कियों से, उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाते हैं या फिर एक तरीके से हिम्मत नहीं है उनमें वो चीज बाहर निकालने की। मैं इसमें ये कहूंगी, देखिए मैं बहुत क्लोजली मैंने भारत में भी लाइफ देखी है। मैं खुद छोटे शहर से ही आती हूँ और अभी तक करीबन 30 कंट्रीज में घूम चुकी हूँ। इंग्लैंड में मैं रह चुकी हूँ 7-8 साल, मैं यूएसए में रहती हूँ। तो मैंने क्या है अलग अलग सामाजिक अपब्रिंगिंग महिलाओं की देखी है, चाहे वो विदेश हो चाहे वो हमारा देश हो। और इसमें मैं ये कहूंगी कि जो इंडिया में गांव की आप बात कर रहे हैं, गांव की, और ये जो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत मुश्किल है, सोशल सिस्टम क्या है, रिलीजन क्या है और कल्चर क्या है, ये तीनों अलग चीज है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई थिन लाइन ही नहीं है इनके बीच में। अगर औरत को सुरक्षा के नाम पे और परंपराओं के नाम पे दबाया जाता है तो वो लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म है, लोग समझते हैं हमारी संस्कृति है, लोग समझते हैं ये सामाजिक व्यवस्था है, जबकि तीनों चीजें अलग हैं। बिल्कुल। तो जो मेंटली कंडीशन्ड जो औरतें हैं जिनको लगता है, मैं अपनी आपको एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण, जब मैं छोटी थी, जिस परिवार में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मुझे यही लगता था कि जब मैं बोलती थी ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, भैया भी तो कर रहे हैं, मैं पतंग क्यों नहीं उड़ा सकती, मेरा भाई, मैं कंचे क्यों नहीं खेल सकती, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती। मैं ऑब्सेस थी, मुझे समझ नहीं आता था ये खेल सकते हैं, मैं नहीं खेल सकती, जबकि मैं उनसे अच्छा खेलती थी। बिल्कुल। तो जब मैं खेलने बाहर जाती थी तो मेरे भाई को कहते थे बैठ जा भाई, और उसको बुला ले गुन्ना को, मेरा बचपन का नाम गुन्ना था। मुझे कंचे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कंचे खेलने का बहुत शौक था। हमारा बहुत ही लो लेवल का गेम समझा जाता था, गली के बच्चे खेलते थे, लोअर क्लास के। तो मैं जब जाती थी उन बच्चों के पास, लड़कों के पास, तो मुझे भगा देते थे वो। मुझे एक दिन 2 उनके टूटे हुए कंचे को छोड़ दिया वहां पे। उन 2 कंचों से मैं प्रैक्टिस करती रही। मेरी बचपन से जो भी अचीवमेंट्स में लाइफ में करे हैं थोड़े बहुत, मैं उस मौके का इंतजार नहीं करती कि जब मौका आएगा। मैं पहले से तैयारी करती रहती हूँ कि जब मौका आएगा तो मैं प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जब आपको मौका मिलेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा सबसे बेहतर है। बिल्कुल। टूर मैनेजिंग जब मैंने शुरू करी तो वहां पे 62 मेल टूर मैनेजर थे, मैं अकेली फीमेल थी। और अगर मैं अपने आप को प्रूव उनसे बेटर नहीं करती तो मेरे लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। तो कंचे खेलने में मैं 2-4 महीने उनसे खेलती रही, और एक बार एक बच्चा नहीं आया, एक बच्चे की उनको जरूरत थी, मैं पहुंची और मैंने खेलना शुरू करा। अगले दिन मेरा इंतजार कर रहे थे, वो आए, मेरे लिए लड़ रहे थे, कौन टीम में आए। तो बात ये है कि मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि मेरी बहनें थी मेंटली कंडीशन्ड थी बचपन से कि तुम कंचे नहीं खेल सकती, तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं खेलने की। वही ग्रामीण समाज में औरतें हैं जिनको बचपन से इतना मेंटली कंडीशन्ड कर दिया जाता है कि वो जब 20-22 साल की किसी की पत्नी बन के जाती हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होती हैं कि ये मेरे क्राइटेरियाज नहीं है, ये मेरे काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं सेकेंडरी हूँ अपने हस्बैंड से, मैं उससे कमतर हूँ, मैं सेकेंडरी सिटीजन उसी परिवार में हूँ जहाँ मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ। और जब वो मेंटली कंडीशन्ड हैं तो उनके इम्प्रूवमेंट की चांस कोई बताने वाला ही नहीं है आपको कि नहीं। जब एक बच्चा पैदा भी होता है तो उस टाइम पे बच्चे को ये चीज, लड़का लड़की में वो डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे तो कभी अगर लड़की झाड़ू उठा के चल रही है तो उसकी मम्मी कभी उसको ये बोलती नहीं है, उसको ये बोले कि हाँ लड़के भी काम है, करने तो पड़ेगी, लड़कियों का काम है। सबसे बड़ी बात है आप घर आ गए लौट के, भैया को खाना दे दें। हाँ, पहले पिताजी को खाना दो, फिर भैया को खाना दो। अब एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं, उसको भैया को पहले खाना खिलाना है वहां पे,
तो वो जब शादी करके जाएगी तो पति के लिए नहीं सोचेगी वो कि पति को पहले खाना खिलाना है। हम कहीं ना कहीं ये लड़का और लड़की की दौड़ में तो अपब्रिंगिंग जो सबसे बड़ी बात है, अपब्रिंगिंग। जब मेरी आपसे बात हो रही थी अभी से पहले, जब मैं मोटिवेशनल स्पीचेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स देती हूँ तो मेरे से लड़कियां सवाल करती है, मैम हम तो समझ गए, हम अपने माँ बाप को कैसे समझाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने माँ बाप को भी नहीं समझा पाई। आप अपने माँ बाप को क्या समझाओगे? क्योंकि उनको कभी किसी ने कुछ और नहीं बताया कि ये जिंदगी इस तरह से भी, जो एक सिचुएशन है महिला पुरुष की, इस तरह से भी हो सकती है। तो वो उन्होंने जैसा देखा वैसा समझा और वैसे ही हमें पाला। लेकिन आज सोशल मीडिया है, आज गूगल है आपके पास, आज आप देख सकते हो कि इंदिरा लुई क्या कर रही है, आप दुनिया भर में हिलरी क्लिंटन क्या कर रही है, आज आपके अमेरिका में कमला हैरिस क्या, आज औरतें कहाँ पहुंच रही हैं। तो आज वो चाहे स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड हो, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो आज जब उनके पास एग्जाम्पल है, आपके पास मारुति, मेरे पास मर्सिडीज है, आपने एक मर्सिडीज कभी देखी नहीं तो आपको मर्सिडीज की अभिलाषा अपनी जिंदगी में क्यों होगी? कभी नहीं होगी, आपने देखी नहीं, आप जानते ही नहीं हो। लेकिन आप अगर मर्सिडीज मेरे पास देखोगे तो आपका एग्जाम्पल है कि मर्सिडीज भी गाड़ी होती है, मैं ले सकती हूँ उसको, मैं मेहनत कर दूँ। तो पहले एग्जाम्पल्स नहीं थे और उसको दिखाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज करा है समाज को, दुनिया को। बस आंखें खोलने की जरूरत है। पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मंजिल निर्धारित करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पिंक बेल्ट मिशन है उसका एक्चुअल में मिशन क्या है? देखिए, पिंक बेल्ट जब मैं नेहरू कार्ड हुआ, मैं इंग्लैंड में रहती थी, तो लंदन में, और उस चीज में मुझे बहुत झकझोरा। सब पूरे इंडिया ही दे ऑल वर शेकिंग इनसाइड आउट, सेम थिंग हैपेंड विद मी। एंड मैं बड़ी ऑब्सेस्ड हुई उस केस को लेके, मैं उसके क्या चल रहा है, उस केस को स्टडी करने की वजह से मैं आसपास की केस भी स्टडीज करती रह गई। फिर एनसीआरबी के मैंने आंकड़े देखे कि मैं 2011 की बात कर रही हूँ कि हर 13 मिनट में एक महिला का रेप होता है इंडिया में, हर दिन 6 गैंग रेप्स होते हैं, हर महीने 29 एसिड अटैक्स होते हैं, हर महीने 65 डाउनी डेथ्स होती हैं। उसके बाद एक और लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था कि 20% केसेस हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, 80% तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप सोचो 13 मिनट में एक महिला का रेप होता है, उसके बाद तो ये तो केवल 20% है, 80% तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और वो 80% मोस्टली वैसे लोग होते हैं जो घर के लोग होते हैं। बिल्कुल, घर के लोग से जो मर्यादा के अंदर में आके, कि हमेशा मर्यादा लेडीजों ने ही ले रखा है कि इसका। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये जो रिपोर्टेड आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी सबसे ज्यादा जो महिलाओं को मॉलेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो जानकारी होती है, बिल्कुल 90%। तो इस चीज ने मुझे बहुत ऑब्सेस किया, मुझे कुछ करना था। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं इंडिया गेट पे कैंडल जलाऊं या मैं 4 दिन के लिए काली डीपी रखूं और फिर अपनी जिंदगी में एक हफ्ते बाद वापस लौट जाऊं जैसे कुछ हुआ नहीं। मैं कुछ करना चाहती थी। मैंने लंदन से 1-2 साल लगे मुझे, क्योंकि लंदन में भी बहुत अच्छे लेवल का जॉब कर रही थी। और आप अगर लंदन में रह रहे हो, यूरोप घूम रहे हो, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, सब कुछ त्याग करके वापस आना कि सामाजिक कार्य के लिए इतना इजी डिसीजन नहीं है। मेरे लिए नहीं था इतना ये डिसीजन। और मैंने अपनी मदर से बात करी, जो मेरे लिए तो एक एंजल ही थी, आज दुनिया में नहीं है। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मम्मी ने कहा कि बेटा अगर कुछ करना चाहती हो तो ये मत देखो कि तुम्हें गद्दे पे सोना है या वो तुम्हें जमीन पे सोना है, क्योंकि जो जिद्दी लोग होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है। और अब तो ये है कि अगर तुम्हें गद्दे पे सोना तो परेशान मत हो, और जमीन पे सो के बहुत तकलीफ होगी, अगर ये सोचती हो तो इसको सोचो मत। दोनों नाव में तो नहीं रह सकती हो। तो बिल्कुल मम्मी कुछ पाने के कुछ पाना तो नहीं था। मैं उस चीज से मुझे लगता था कि मैं केसेस पढ़ती थी, सुनती थी, होते थे, लेकिन जो निर्भया वाला केस में मैं इतनी ऑब्सेस्ड हुई, मैंने और केसेस की स्टडी करनी शुरू करी। तो मुझे लगता था मैं इतनी बार इंडिया चैंपियन रही हूँ, मैं एक वक्ता ठीक हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ एज अ स्पीकर, तो मैं अगर कुछ चेंज ला सकती हूँ, समुद्र में एक ड्रॉप भी उठा के उसको प्योर कर सकती हूँ, तो आई लिव माई लाइफ। सोच के मैं इंडिया आई, मैंने पिंक बेल्ट शुरू करा। सबसे पहले मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस देनी शुरू करी, फिर मैंने उसके साथ सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा। बूम हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि मेंटली स्ट्रेंथ है नहीं लड़कियों में। मैं इनको लोडेड गन भी पकड़ा दूँ तो भी इधर चला नहीं पाएंगी,
ये मैं मेटाफोर यूज कर रही हूँ, गन का एग्जांपल ये मैं सोच रही हूँ कि मैं गन दे रही हूँ उनको कि मैं, क्योंकि मेंटली इतने वीक है, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप उसे सबसे मजबूत हथियार भी दे दो, तभी वो उसके मन में और उसका दिमाग बिल्कुल ये कंडीशन है कि मैं उसको पकड़ नहीं सकती तो चलाएगी क्या। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। ये कहीं ना वुमेन सपोर्ट के पीछे भागती है, वो एक ऐसे करती रहती है कि मुझे सपोर्ट चाहिए सपोर्ट चाहिए। जब तक वो सपोर्ट सीकिंग बंद नहीं होगा ना, तब तक आई गेस लेडीज आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बिल्कुल सही कहा। उनको दिमाग में ये बिठाना, वो लड़ना नहीं लड़ना वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बात ये है कि मैं पूरा भारत की बात नहीं करती, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में लड़की को जो बड़ा किया जाता है, बेटी को जो बड़ा किया जाता है, दो रोल के लिए। मोस्ट ऑफ द वुमेन, लाइक आई ऑलवेज से, दे ब्रॉट अप फॉर टू रोल्स, आइदर बी अ गुड डॉटर, बी अ गुड वाइफ। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो खुद कुछ नहीं है, तो अच्छी बेटी बने, शादी होके अच्छी पत्नी बने, उसके बाद अच्छी माँ बने। बिल्कुल, ये तीन रोल में फिट हो रही है तो आप अच्छी औरत है। आप कम बोलती हैं तो आप अच्छी औरत है, आप बहुत ज्यादा बोलती हैं और हर बात पे क्वेश्चन उंगली करती हैं तो आप बदतमीज औरत है। तो जो क्राइटेरियाज हैं हमारे यहाँ अच्छी औरत और खराब औरत होने के, वो इतने वियर्ड है। जब आप विदेश जाते हैं और आप ये दिमाग में करके जाते हैं ये अच्छी होने की निशानियां हैं और ये अच्छी होने की एट्रीब्यूट्स है, जब वहां जाते हैं तो सारी आपके जो मापदंड होते हैं वो सारे ध्वस्त हो जाते हैं कि वहां पे तो एवरी वुमेन इज ओपिनियनेटेड, हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हर किसी की वर्थ है, घर में बैठा के उससे भी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप छोटे होते हो तो फादर के साथ जाते हो, थोड़े बड़े होते हो अपने भाई के साथ जाओ, भाई लेके आएगा, भाई छोड़ के आएगा, उसके बाद आप पति के साथ, उसके बाद आप बेटे के साथ। तो आप बताओ, जिंदगी में उसको सबको बैसाखी पे चलाते रहोगे, वो अपने आप चलना सीखेगी कब? मैं 9th क्लास में मैंने खुद से ट्रैवल करनी शुरू करी जब मेरी उम्र 12-13 साल थी। मैं तो कॉम्पिटिशन खेलती थी कराटे, कभी कहीं कॉम्पिटिशन हो रहे, कभी कहीं। पहले मुझे भैया जाते थे, फिर ये जाते थे, उसके बाद मैं इतने कॉम्पिटिशन खेलने थे, भैया कहाँ से जाएंगे। 13 साल में लखनऊ में जाना था, मैंने अपनी माँ से कहा मैं तो जाऊंगी। उन्होंने बहुत मेरे को उधर उन्होंने मेरे घर पे बोला कि मथुरा गेम खेलने में गई थी लखनऊ। मथुरा 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर में। अच्छा ठीक है, अपने कोच के साथ गई, जबकि वहां मेरा सिलेक्शन था, नेशनल के लिए कोई नहीं गया था। तो मैं 12-13 साल में अकेले मैंने ट्रैवलिंग कर ली, अकेले कर ली, खेल ली, मेडल भी ले लिया, वापस भी आ गई। तो मेरी माँ को बहुत समय तक मेरे घर पे ये होता रहा कि ये बगल वाले शहर में जा रही है खेलने के लिए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर और मेरी स्ट्रेंथ थी। तो आप, मेन बात है, पंख लग के वो भी पैदा हुई है, उसको उड़ने तो दो, उसको सीखने तो दो। तभी आज है कि लड़कियों को इतना ज्यादा कि इसके साथ इतना डिपेंडेंट बना के इतना इंडिपेंडेंट बना के रखा जाता है कि जब कोई शादी होने के बाद भगवान ना करे किसी तरह की मुसीबत उस औरत पे आए तो वो तो उड़ना जानती नहीं है। बिल्कुल। और परिवार को तभी पाल सकती है जब वो उड़ना जानती हो। अब वो उड़ पाती नहीं है और उसी बीच अगर आपने रो दिया तो आप विक्टिम हो जाते हैं। तो आप उसको कम से कम जिस नियामतों के साथ पैदा हुई है ऊपर वाले से, जिन नियामतों के साथ आप पैदा हुए हो, उसके फुल पोटेंशियल तक तो उसको पहुंचने दो। भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो उड़ तो पाएगी, परिवार को तो देख पाएगी, परिवार को तो पाल पाएगी। और वही औरतें होती हैं जो बिल्कुल इतना दबा दबा के रखा जाता है कि जब उसके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो ना अपना पेट पाल पाती है, ना अपने बच्चों का पेट पाल पाती है, और गलत तरीके से वो सरवाइव करने की कोशिश करती है। जब आपके दिमाग में ये चीज आया कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, डर नहीं लगा आपको? क्योंकि बेसिकली सभी लड़कियों को डर लग जाता है कि ये तो मेरे बस की बात है नहीं, मैं तो मेरे आउट ऑफ वे जाके ये चीजें कर रही हूँ। तो आपके दिमाग में वो डर आया नहीं? देखिए, मेरे 2 बड़े भाई थे जो बहुत बुली थे। वो हम चारों बहनों को बिल्कुल एक लाइन में रखना चाहते थे कि हमारी तरह जब उनका बैठो तो बैठ जाए, उठ जाओ तो उठ जाए। और मैंने कहा मैं शायद थोड़ी पैदा ही बागी टाइप की थी। तो मेरी तीनों बहनें तो स्टैंड अप पे खड़ी हो जाती थी। मैं कहती थी क्यों भाई, मैं तो अभी खड़ा नहीं हूँ। तो मैं घर में बहुत खराब बच्चा समझी जाती थी, खराब बच्चा समझी जाती थी। और मुझे ये था कि जैसे आज हम बात करें ना वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत ओवर यूज वर्ड है ये। मैं बात करूँ वहां से लगभग 35 साल पहले, तब को एम्पावरमेंट वर्ड मैंने सुना नहीं था उस समय पे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाऊं तो अपने भाइयों का मुकाबला कर पाऊंगी। ये नहीं मैं उन्हें मार पाऊंगी,
मैं उनकी मार सह पाऊंगी। आप सहने के लिए तो आप में ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। तो वो जब मेरे पे पड़ता था तो मेरे तारे दिख जाते थे, मुझे लगा कैसे मजबूत हूँ, उनकी मारने से फर्क ही ना पड़े। क्योंकि मुझे कंचे खेलने होते थे, मुझे पतंगे उड़ाने होती थी, लड़कियां कर नहीं सकती, और मुझे लगता था मुझे वही फ्रीडम दिखता था। पतंग उड़ाने लगता था, ये कितना अच्छा है, मतलब जहाँ इसको भेजो पतंग वहां चली जाती, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे अपनी जिंदगी ऐसी लगती थी। तो उस वक्त मुझे कराटे सीखने का पूरा कारण के लिए था कि मैं अपने भाइयों की मार से और कोई कारण नहीं था। तो डर नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा आजादी थी कि मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, और मुझे लगता था एम्पावरमेंट यही है महिला की कि फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, यही 3 चीज ऐसी हैं जो अगर एक वुमन ने कर लिया इसको ओवरकम, तो फिर आई थिंक वो आगे कर सकती है। हमारा जो पिंक बेल्ट है वो 6 डायमेंशन पे, आपने बिल्कुल सही बोला। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ मैं बताती हूँ क्यों जरूरी। इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, लीगल स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी लीगल राइट्स नहीं मालूम है, आपको मालूम कि आप जानते हैं कोई 13 सेकंड से ज्यादा घूरे तो ये कानूनन अपराध है। आप जानते हैं कि रास्ते में आपको गाना गाता है चलती के 9 से 12, ये क्राइम है। और आप जानते हैं कि बस में बैठी हुई लड़की सामने भाई साहब बैठे होते हैं, आपका चेहरा 3 घंटे से देखते रहते हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम चल रही है आपके चेहरे में। ना क्योंकि उस लड़की को लॉ नहीं मालूम, ना उस आदमी को लॉ मालूम। मुझे ये मालूम है कि इस आदमी की हत्या करने से मैं जिंदगी भर जेल के पीछे जाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा ना। लेकिन यहाँ कानून का जो नॉलेज है वो आदमी को छोड़ लड़कियों को तो पहले होनी चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं। आप लीगली जब आप मालूम होगा, आपको अवेयरनेस होगी, तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। इमोशनल स्ट्रेंथ की बात में मैंने आपको कहा ना कि लड़कियां मोस्टली इंडिया में तो एक अच्छी बेटी और अच्छी पत्नी, ये दोनों रोल में कैसे फिट हो, उनको जिंदगी भर ठीक जोर से मत हंसो, अच्छा नहीं लगता। पैर ऐसे करके पैर चौड़ा के मत बैठो, अच्छा नहीं लगता। बाहर निकलो, नजरें झुका के, ऐसे नहीं कि आंख फाड़ के दरवाजा देख रही हो, क्या टीचिंग्स है? नजरें नीचे करके चलो। मुझे बाहर में यूएसए में एक स्पीच दे रही थी, करीबन 28 एक बहुत ही रिनाउंड महिलाएं थी, वो मेरी स्पीच थी उनके साथ। और उस स्पीच में एक मैंने बात कही जो मुझे आज लगता है मैं रिपीट करूं, कि जब मैं वहां पे औरतों को देखती हूँ चलते हुए, वो टाइग्रेस की तरह चल रही है, शेर नहीं है वो। किसी भेड़िया कुत्ते की हिम्मत हो जाएगी उस पर अटैक करने की। आप यहाँ खुद बिल्ली मेमने की तरह चल रही हो, तो आप खुद एक प्रे की तरह, एक शिकार होने वाले प्राणी की तरह चल रही हो, तो वही भेड़िया कुत्ते तो टूटेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वॉक लाइक अ टाइग्रेस, नो वन विल कम आफ्टर यू, बट इफ यू वॉक लाइक अ प्रे, ऑब्वियसली कुत्ते भेड़िया आपके पीछे हैं। जरूर बिल्कुल। ये आजकल की वो अपने लिए खुद ही इनिशिएट करना ये टीचिंग देनी चाहिए, ये नहीं टीचिंग देनी चाहिए ऐसे मत बैठो वैसे मत बैठो, जोर से मत हंसो, नजर झुका के चलो। मैं कह रही हूँ घर की टीचिंग, पेरेंट्स को घर की टीचिंग चेंज करनी चाहिए। अगर आपको अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए तो आप उसको एटिकेट सिखाओ, मैनरिज्म सिखाओ, शालीनता क्या ये सिखाओ, लेकिन इसके साथ आप ये भी सिखाओ कि वो कैसे सुरक्षित महसूस करे, कैसे जब बाहर निकले तो उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो वर्थ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई कुत्ता उसकी तरफ ना देख पाए और ना कोई भेड़िया उसका पीछा कर पाए। जी, अगर कोई कुछ बोल भी देता तो वहीं इतना दम रखे कि एक चाटा, इतना दम रखे कि उसको आंसर कर पाए। मैं चाहती हूँ, मैं कई बार मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा अटायर अलग होते हैं, कई भाई साहब होते हैं देख रहे थे, मैं आप अगर एक बार टोक दोगे उस आदमी को कि भाई क्या देख रहे हो भाई साहब, वो अपने आप ही, क्योंकि इंडिया में मैं आपको बता रही हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, उनको ये मालूम है कि अगर वो आदमी इस बात के लिए घूर रहा होता है आपको कि उस आपसे पहले वो सैकड़ों लड़कियों को ऐसे घूर चुका है और उन सैकड़ों लड़कियों ने किसी ने भी पलट के उसको नहीं कहा कि आप भाई साहब क्या देखे जा रहे हैं, मेरे चेहरे पे कुछ चल रहा है क्या, कोई टीवी चल रही है, तो आप 101 भी, क्योंकि 100 ने कभी पलट के उसको टोका नहीं तो इसलिए वो आज आपको भूल पा रहा है। लेकिन मैं यही बात कहती हूँ कि अगर आप एक बार उसको पलट के बोलो कि भाई साहब क्या, मैं बोलती हूँ, मैं अगर कभी सफर कर रही हूँ कोई भाई से बैठे में, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, टीवी चल रही है, कोई मेरे फेस पे पिक्चर चल रही है, वो अपने आप सिटपटा जाता है। तो आप हिम्मत करो, अगर क्योंकि आज आप सह लोगे, आप
कि ये कमाल नहीं कि आपने सहन कर लिया, मेन बात है आपने उसको एक फेदर उसके कैप में और लगा दिया कि बेटा ये तो तू कर सकता है दूसरी लड़की के साथ। तो आपका सहना दूसरी लड़की का मरना है, हमेशा याद रखना। पर इसी के लिए ना ये भी बोला जाता है तो चुप रह जाती तो शायद ये मामला इतना नहीं बिगड़ता। काफी बार ऐसा होता है ना कि अगर अपन जवाब भी दे देते, काफी लड़कियों का ये फेस करना पड़ता है, अगर आप जवाब दे देते हैं तो उसका रिवर्स कुछ और निकलता है, रिवेंज में आ जाता है, फिर वो जानबूझ के फिर लड़के उनको टॉर्चर करते हैं। फिर उसका आता है रिलेटिव्स लोग सब लोग बोलते हैं कि तू नहीं बोलती, तूने पलट के जवाब दिया इसलिए हो गया, तू चुप रहती तो शायद मामला निकल जाता। ज्योति जी यही तो बदलने की जरूरत है। मैंने आपको बताया, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी इंडियाज डॉटर, शायद यहाँ रिलीज नहीं है, अमेजोन प्राइम पे है वो, मैं यूएसए में देखी है मैंने। और इतना दुर्भाग्यशाली है हमारे देश के लिए ये बात कि वहां पे तिहाड़ जेल का ही ऑफिसर बता रहा है, उसका वॉइस ओवर चल रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे रेपिस्ट ऐसे हैं जो 150-200 रेप्स कर चुके हैं। आप इंडियाज डॉटर देखना, उसने बोला है कि 150-200 रेप्स कर चुके हैं, लेकिन 10-12 में केवल कन्विक्टेड है, कई तो ऐसे उनको याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लड़कियों ने कुछ नहीं बोला। अगर पहली लड़की बोलती है, दूसरी लड़की बोलती है, तो वो जो आंकड़ा है ना वो 200 तक नहीं पहुंचता, 150 तक नहीं पहुंचता। तो आज उस लड़की के लिए पूरे समाज को बदलने की जरूरत है, पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है, बजाय लड़की को ये कहने की कि तू चुप रहती, यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। ये चुप रह के तो ये एनसीआरबी के आंकड़े यहाँ तक पहुंचे हैं कि रूटर फाउंडेशन है, उसने इंडिया को टॉप मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर अ वुमेन, ये सर्वेज में वो बोल रहे हैं कि टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया उसमें आती है। क्योंकि यहाँ पे तो वही मैंने कहा ना, चुप रह जाओ तो बहुत अच्छी होगा, तो आप बोलो तो आप बहुत खराब होगा। तो ये जो मेंटालिटी है वो उस लड़की को नहीं, माँ बाप को क्या पूरे समाज को। क्योंकि देखिए अगर किसी भी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ कुछ होता है तो लड़की सफर नहीं करती, और केवल माँ सफर नहीं करती, उसका बाप और उसका भाई वो दोनों भी उतने ही सफर करते हैं। तो बेसिकली जो महिला सुरक्षा या मैन वर्सेस वुमेन नहीं है। अगर हम ब्लैक लोगों की बात करें तो ब्लैक वर्सेस व्हाइट नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है, महिला की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर बेटियों को कुछ होता है तो बाप भी उतना ही सफर कर रहा होता है, फादर भी उतना सफर, वो तो और ज्यादा करता है क्योंकि उसको आगे समाज को भी फेस करना है, और अगर आप लड़ाई करते हो तो उसको कोर्ट कचहरी भी फेस करना है। तो फादर तो सबसे ज्यादा सफर करता, तो महिला की प्रॉब्लम क्यों हो गई भाई? कौन सा पति या कौन सा फादर चाहता है कि जब उसकी पत्नी या बेटी घर से बाहर निकले तो सुरक्षित घर ना लौटे? तो एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सबको खड़े होना चाहिए, कोई मैन वर्सेस वुमेन प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, ये जरूरी नहीं है कि हमें लात घूसों से ही काम करना पड़ेगा, मारपीट ही एक सोल्यूशन हो, जिससे इतना कह देना ही काफी होता है कि तू लड़ बेटा, हम बोलना शुरू करें। आप कम से कम बोलना, टोकना। कोई आप ऑटो बैठे हो, कोई भाई साहब बैठे हो, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, चढ़े जा रहे हैं आप पे, चढ़े जा रहे हैं आप पे। और ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, हमने भी ऑटो टुक टुक से सफर करा है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आदमी होते थे जिनको लग रहा है कि बाबा बोले, और बगल में बैठे हो सटे जा रहे हैं। एक दचका आया, वो ऐसे आपके ऊपर गिरेंगे, ऐसे सटेंगे आपके ऊपर कि कहाँ कौन से नहर और नाले से ऑटो चल के गुजरा है। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो जो लड़कियों के साथ वो बैठे हो, जो सट रहे हैं, चिपक रहे हैं, जो इस तरह का फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं बिना जाने हुए, वो बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हैं। लड़कियों की हिम्मत ही नहीं हुई कि बाबा सीधे बैठो, क्यों गिरे जा रहे हैं। बिल्कुल। मेरा पर्सनल सवाल आपसे कि जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे करियर में भी देखा, मैंने खुद पर्सनली बहुत फेस किया है ये, जब आप किसी जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज वाले सिचुएशन में डाल दिया जाता है। मोस्टली लड़कियों के साथ में ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, या आपकी जॉब टिकी रहेगी, या नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं, उससे लड़कियों को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि वहां पे मेहनत आपकी कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए मैं बोलूंगी तभी जो कानूनन जानकारी होती है, अब ये नहीं मैंने कहा कि आप कोर्ट जाओ, लेकिन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, shebox.in, ठीक है, मेनका गांधी ने, शायद मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे ख्याल से मेनका गांधी ने शुरू किया था, समाज कल्याण मंत्री थी जब वो। आपके वुमेन कमीशन है, आपको इतने सारे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं जहाँ पे एज एनोनिमस आप शिकायत कर सकती हैं, चाहे वो, और आप जानते हैं इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी
ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉय हो वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, जिसमें उसकी चेयरपर्सन होगी वो फीमेल होगी, उसमें 50% मेंबर होंगे वो फीमेल होंगे और उसमें एक मेंबर एनजीओ की होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर आप ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे एसएचसीसी या आईसीसी या आईसी तीनों नाम से जाना जाता है, वहां पर नहीं है और आपको लगता है कि वहां बहुत गलत हो रहा है, इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वुमेन को डाला जा रहा है, आप इसकी शिकायत करें। महिला आयोग पे भी शिकायत कर सकती हैं, WCD वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पे शिकायत कर सकती हैं, ये तो उस कमेटी के लिए शिकायत करें। लेकिन अगर आपको कोई सेक्सुअल फेवर के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है तो आप बिल्कुल shebox.in वहां पे अपनी नाम के साथ या एनोनिमस इस तरह से कंप्लेंट करें। इस तरह की जो पोर्टल्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं आज के समय में, शिकायतों को सुना जाता है और आप अगर आपकी जॉब ना छूट जाए इसलिए आप अपना नाम नहीं देना चाहती तो एनोनिमस पे भी वो इतनी ही कार्रवाई करते हैं जितनी की वो ऐसा आपके नाम पर भी करते हैं। ऑफिसर का उसमें पूरा क्या डिटेल है, उस बंदे की क्या नाम है, किस पोस्ट पर है, किस तरह की आपको सिचुएशन में वो डाल रहा है, पूरी डिटेल आप shebox.in पोर्टल पे जाके करें। वुमेन कमीशन हर स्टेट में है, नेशनल वुमेन कमीशन है वहां करें, साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो cybercrime.gov.in वहां पे शिकायत करें। लेकिन आपके एसएचसीसी और आईसीसी आईसी नहीं है आपके कंपनी में, उसको आज ही आप शिकायत करके उसको, क्योंकि आपको बाहर और हर सिटी में ये इस तरह की शिकायत का गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, तो इनको आप यूज करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट से हटके करें तो क्या आपको नहीं लगता आजकल लड़कियां इसका मिसयूज भी बहुत कर रही हैं? मैं बहुत ज्यादा एग्री हूँ इस बात से और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही दुख की बात है ये कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही बहुत बड़े लेवल पे विक्टिम हैं। जो सीधी लड़कियां हैं उनके साथ बहुत वजह से ही वो उनकी भी शिकायत नहीं सुनी जाती, वो भी क्योंकि वो है ना कि मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर 2 लड़कियों ने गलत कंप्लेंट करी तो 98 लड़कियां अगर कंप्लेंट करने आएगी तो उनको भी उसी दृष्टि से देखा जाएगा कि जो उन 2 को गलत तरीके से। तो मैं यही अपील करूंगी कि अगर इस तरह की आप गलत तरीके से आरोप लगा के और किसी तरह के अपने पर्सनल गेन के लिए आप किसी को असॉल्ट और किसी को मॉलेस्ट किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कृपया ना करें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज किसी न किसी तरीके से पीड़ित हो रही हैं, एट्रोसिटीज फेस कर रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपने किसी के साथ अन्याय किया है। और ये जो रेप चल रहे हैं, रेप केसेस चल रहे हैं, उनके पीछे आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे लड़कियों को? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी, कोई भी क्राइम इस तरह का होता है तो पहले बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रिश्तेदार है जो आपको गलत तरीके से छू रहा है, गलत तरीके से गलत इंटेंशंस में आपको कर रहा है, या आपके बाहर कुछ ऐसा होता है तो कोई स्टॉक कर रहा है, ये बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, उसको लड़कियां अवॉइड करती हैं। हाँ, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं किया जाता। नहीं, ये तो बात है कि आप जब घर से बाहर निकल रही हैं तो आप केवल पानी पूरी की बात और कौन सा फैशन चल रहा है और कौन सा सूट पहनना चाहिए, इनकी बातों से बाहर निकले। क्योंकि मैं जब सेफ्टी ट्रेनिंग्स लेती हूँ तो मैं कई बार 2-2-2.5 हजार लड़कियां होती हैं मेरे साथ, उनकी सेफ्टी ट्रेनिंग ले रही हूँ। उसके बाद मैं TOT लेती हूँ, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, क्योंकि वो वॉलंटियर्स होते हैं जो और महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। तो उनके साथ जब वो 250-300 होती है उनके साथ मेरी पर्सनल बात होती है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो जो लड़की घर से निकल के सहेली के साथ पानी पूरी की और चाट की और कपड़ों की और फैशन की और बॉलीवुड की बात करती जा रही है, कौन लड़का स्टॉक कर रहा है, कौन लड़का उनके पीछे उनको स्टेयर कर रहा है, कौन पीछे पड़ा हुआ है, कौन, उनको ध्यान ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। तभी सेल्फ डिफेंस आपको केवल, पहले तो सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट एक स्पोर्ट है जिसके लिए आपको सालों की तपस्या चाहिए। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ स्पोर्ट, ये एक सेफ्टी टेक्निक है। तो लोग जो जूडो कराटे और जो ताइक्वांडो और जुजुत्सु, इससे कोई मतलब नहीं सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस इज बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे आज मार्शल आर्ट ट्रेनर्स हैं जो सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं,
अच्छी बात है, वो सिखा रहे हैं। लेकिन आप किक और पंच, मैं देखती हूँ कई बार ट्रेनिंग से, किक मार दो, पंच मार दो, गोली मार, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी उंगली भी नहीं उठाई है किसी की ऊपर। उनको किक और पंच आप सिखाओगे, वो आधे घंटे में किकिंग और पंचिंग नहीं सीख जाएंगे। बट दिस इज नॉट अ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज अ टेक्निक कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं बिना पावर के उस टेक्निक से हाथ आपका छुड़ा लूं। आप मेरा हाथ पकड़ो, यहां से आपने ये हाथ पकड़ा मेरा, ये बहुत छोटी, आप पूरी ताकत से पकड़ो। अब आपने अगर मेरे हाथ पकड़ा है, मैं इसको कैसे छुड़ा सकती हूँ? आप ये सिखाओ, आप इसको जहां पे आपका ये है, जहां पे आपका आप ऐसे पकड़ोगे मेरा हाथ, डोर कहाँ है, ये है, मैं कान छू रही हूँ बस, ठीक है, इजी। आप लड़के में कोई भाई पकड़ने, मुझे कितनी भी ताकत हो, क्योंकि यहाँ पे एक उंगली, एक अंगूठे पे पूरे हाथ की ताकत आप नहीं ले सकते। लड़कियां ये तो इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। अब किसी ने हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से पंच मारो, उसमें किक मारो, नो, दिस इज नॉट अ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज लाइक सम सिंपल वुमेन हु नेवर डन एनी स्पोर्ट, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 70 साल की हो, वो दोनों ही, अगर पावर तो सोने पे सुहागा है, अगर पावर नहीं है फिर भी अपने को बचा पाए। तो जो मैं सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, इंटरनेशनल सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन, उसमें मैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इन दोनों की रीजनल हेड। तो हमारी जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं जो बनी हुई है, वो इंटरनेशनल लेवल की उन महिलाओं के लिए बनी हुई है जिन्होंने घर से निकल के 10 मीटर पर भी दौड़ भी नहीं करी। वो टेक्निक पे, कोई कैसे पकड़े बिना ताकत के, आप टेक्निक से कैसे छुड़ा दें, प्रेशर पॉइंट्स बॉडी में क्या होते हैं, इस पे हम काम करते हैं। तभी मैं 70 साल की महिला को मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई आदमी उसको पकड़ नहीं सकता, इतनी टेक्निक उसके पास होगी। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 लोग उस पर अटैक करें तो रजनीकांत बन जाएगी, लेकिन एक आदमी उसको पकड़ के। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ, सेल्फ डिफेंस में आपको क्या है कि तो सोशल अवेयरनेस, फाइटिंग स्पिरिट, एक कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिफेंस सीखने के इतने सारे तरीके नहीं, मैं आपको लाभ है, बेनिफिट्स हैं इतने ज्यादा, केवल हुआ नहीं करना है, इतने बेनिफिट्स हैं कि मेरी सेल्फ डिफेंस की लड़कियां अगर बाहर जाती है तो वो सोशली ये अवेयर रहती है कौन घूर रहा है उनको, कौन उनके पीछे आ रहा है। जब वो चाट खा रही है, वो कौन सा आदमी उनके साथ खड़ा हुआ था और कौन सा उनके पीछे लग लिया। ये सेल्फ डिफेंस सीखने का फायदा होता है। तो यही है कि जब आप क्राइम या रेप कैसे रोकें, 70% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो कल्प्रिट होता है वो ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर देता है और उस बच्ची को या तो देख के भी अवॉइड करिए, घर की शर्म है, सोसाइटी की शर्म है, वही आपने कहा ना, चुप रहो, चुप नहीं रह सकते तो चुप रहो, ये तो सिखाया जाता है हमें। वो चुप रह के वो क्राइम ऐसा हो जाता है, वो किसी लायक उसकी जिंदगी नहीं रहती, और या फिर वो इतनी नाइव है कि उनको मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है उनके आसपास। वो ट्रॉमा जो होता है ना, फिर वो पूरा लाइफ लॉन्ग उनके साथ में रहता है। आप जो, क्योंकि मैं तो बहुत रेप सर्वाइवर्स के साथ भी काम करती हूँ, आपका 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का आनंद उसको मेंटली, इमोशनली जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता है। क्योंकि वो जो ट्रॉमा है, वो हमारे यहाँ ये नहीं है ना कि मेंटल हेल्थ को अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो लोग समझते हैं आज भी पागल हो गए, अरे वो डिप्रेशन में पागल। अब तो तब भी हम डिप्रेशन को थोड़ा सा बेटर समझ गए हैं, पहले तो डिप्रेशन मतलब पागल हो गया पागल। तो मेंटल हेल्थ को लेके इंडिया में तो कोई अवेयरनेस और कोई सिंपैथी नहीं है, तो इसलिए उसको मान लें कोई समझेगा नहीं। उस ट्रॉमा के साथ वो जिंदगी भर जीती है। आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं एक बार एक स्पीच ले रही थी, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, और मेजॉरिटी एनसीसी की थी, एक स्टेट लेवल का कैंप लग रहा था। तो मैं जब लड़कों से भी बात करी, लड़कियों को ट्रेनिंग दी, मैं लड़कियों को लड़कों को 1 घंटा रोका मैंने। तो मैंने उनसे बात, मैंने कहा भाई बताओ ये तुम, एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कुछ पूछा क्वेश्चन, मैंने कहा तुम ये बताओ, ये जो लड़कियों को छेड़ते हो, घूरते हो, तुम लोग क्यों करते हो? तो बच्चा बोलते, एक लड़का खड़ा हुआ कहता, मैम देखो मेरे चाचा 10 साल बड़े हैं, 12 साल बड़े हैं, मैं 7-8 साल का था, उनके साथ रहता, वो चौराहे पे खड़े के करते थे। फिर उसका मेरा बड़ा भाई था, वो भी करता था। फिर मुझे लगा नॉर्मल बात है ये,
ये तो लड़को बीइंग अ बॉय, बीइंग अ माचो मैन, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट टू डू, बिकॉज एवरी मैन इन माय फैमिली वाज डूइंग इट। वो अपब्रिंगिंग वाली चीज, तो मैं बिल्कुल सोशल अपब्रिंगिंग और सोशल जो टॉलरेंस है इस चीज को लेके, आपको तो मोहल्ले का लड़का है कि लड़की को छेड़ दिया, कुछ हो गया, आप समझना मेरी बात, और उसके बाद लड़की के घर वाले पहुंच गए पुलिस के पास, मोहल्ले के 50 आदमी पहुंच जाएंगे वहां पे गारंटी देने की उस लड़की को छुड़वाने के लिए, अरे साहब कोई वहीं सेटलमेंट हो जाएगा, केस नहीं हो पाएगा। मैं चौधरी में गारंटी दे रहा हूँ मोहल्ले का लड़का आजकल छेड़ेगा नहीं। आज अगर उस लड़के को एक दिन भी 4 डंडे नहीं पड़े हैं, एक दिन वो जेल में रात में नहीं रहा है, अगले दिन से सुधर जाएगा, उसको मालूम है कुछ हो जाएगा तो फिर 50 लोग आ जाएंगे, मतलब पूरा मोहल्ला गारंटी दे जाएगा लड़का आपके नहीं छेड़ेगा किसी। और फिर जब हो जाता है ऐसा कुछ कांड हो जाता है तो उसके बाद में कोई नहीं आता, तो उसके बाद कोई नहीं आता। तो आप उसको पहली बार में ही थोड़ी सी सजा क्यों नहीं देने दे रहे, आप क्यों उसकी हिमायत करने भेज रहे हो? क्योंकि इतनी ये हिमायत घर से शुरू होती है, फिर मोहल्ले से शुरू होती है, फिर सोसाइटी से शुरू होती है। तो आप उसकी हिमायत ले लेके उसको वो बना रहे हो कि कल को किसी का रेप भी करे उसमें कुछ नहीं होने वाला है। और एक्चुअल में होता भी ऐसा है, काफी ऐसे केसेस है जो ऐसे निकल भी जाते हैं। 40% एज पर द सर्वे, आई एम गिविंग यू द राइट स्टैटिस्टिक्स कि 40 पहली बार तो 20% केसेस रिपोर्ट होते हैं, उस 20% में से 40% जो रेपिस्ट होते हैं दे वॉक स्कॉट फ्री बिकॉज ऑफ द चेक, बिकॉज ऑफ नो एविडेंस, बिकॉज ऑफ पीछे वही हिमायतियों की सेना है। तो 40% तो जाते ही नहीं है कन्विक्शन। आप सोचिए 20% में से 40% कितना परसेंटेज है। और शायद यही रीजन है कि रिपोर्ट ही नहीं होता है, इसलिए रिपोर्ट नहीं होती, कुछ होना है नहीं। जो अंडर प्रिविलेज फैमिली है उनको तो मालूम है कि क्या होगा, क्या फायदा है, वो उस मोहल्ले का अपना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कुछ भी होना नहीं है उसके साथ। तो अपने पूरे थूथू करवाओ, पूरे समाज में बेइज्जती करवाओ, सबको मालूम पड़ जाए, मोहल्ले में तो मालूम पड़ ही जाता है, उसके बाद वो लड़का आगे हंसता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले से निकलेगा और परेशान करेगा। काफी ऐसे इंसिडेंट भी रहते हैं जहाँ पे बेटी अपनी माँ तक आती है और माँ उसको वहीं चुप करा देती है। बिल्कुल। आप मैं तो आपको केसेस बताऊं कि ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैं नाम रिवील नहीं कर सकती, और उसके लिए हम मिलकर आवाज उठा के इनके साथ खड़े हो सकते हैं। शायद उनकी आंखों की वो उम्मीद मुझे इंस्पायर करती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। क्योंकि आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि आपने मेरी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है, मेरे काम का जो निचोड़ है, आपने सब निकाल लिया। और मैं आपको कुडोज बोलूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं बैठ के सारे आंसर्स कर रही हूँ तो मैं जो आंखों में आपकी चमक देख रही हूँ और आपका कनेक्शन देख रही हूँ मेरे साथ, क्योंकि जो मैं बातें कर रही हूँ मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत और हर महिला से जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, क्योंकि यहाँ बैठ के मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना, जो आज इस एट्रोसिटीज परेशानियों से जूझ रही हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरी आवाज़ सुन के और हमारी बातचीत सुनकर उनको होप मिलती है, या फिर जो इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी समाज के लिए कुछ करें, या जो ऑलरेडी उस दर से गुजर चुके हैं, जो हील होने के उसमें है कि हम हील हो सकते हैं, फिर से खड़े हो सकते हैं। अगर ये आज का पे पॉडकास्ट कहीं भी ये ड्रॉप्स डाल सकता है समाज में महिलाओं के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और आपके चैनल का फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। उम्मीद है आपको अपर्णा रजावत जी के साथ में हमारी बातचीत पसंद आई होगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे। देखते रहिए द लेजेंड शो। थैंक यू। And until the time I have the last breath, I'm gonna fight this battle.